तो आज एक बड़ी एक्साइटिंग खबर और बड़े ही एक्साइटिंग दृश्य सामने आए। इसरो के गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम का ऐलान आज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके नामों का ऐलान किया जो गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में जाएंगे। पीएम मोदी ने जिन नामों का ऐलान किया है उनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। ये चारों एस्ट्रोनॉट्स भारत में हर तरह के फाइटर जेट्स उड़ा चुके हैं। इन सभी की ट्रेनिंग रूस के जियोजनी शहर में मौजूद रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में हुई है। अभी ये चारों बंगलुरु के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसरो की 2025 में गगनयान को लॉन्च करने की योजना है। गगनयान अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव मिशन होगा। अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान करने से पहले पीएम मोदी ने गगनयान मिशन की प्रगति की समीक्षा की और नामित अंतरिक्ष यात्रियों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। केरल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि केरल के लोग नकारात्मक विचार रखने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे और बीजेपी को अपना आशीर्वाद देंगे। पीएम मोदी ने दावा किया कि केरल इस बार बीजेपी को डबल डिजिट में सीट देने वाला है। केरला में सबको ये पता है कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने केरला में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत की है। 2019 में केरला ने बीजेपी एनडीए को डबल डिजिट में वोट दिया था। 2024 में केरला डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। मैं केरला से इसी आशीर्वाद की अपेक्षा भी करता हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत में राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी में एक बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों के बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विधानसभा सचिवालय में मुलाकात की। इन विधायकों में मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी के नाम शामिल हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनके दफ्तर से नेम प्लेट भी हटा दी गई। समाजवादी पार्टी में बगावत की खबर पर अखिलेश यादव ने भड़कते हुए कहा है कि वो बगावत करने वाले सभी नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। तो उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी हलचल पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अमित सिंह। तो अमित, अभी तो गठबंधन हुआ सपा और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, और अब ये जो राज्यसभा का चुनाव है इसमें पार्टी में फूट क्या कहें, बड़ी फूट, चीफ विप ने इस्तीफा दे दिया, चल क्या रहा है? राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है क्योंकि उनके 8 विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं। 8 में से अगर हम बात करें तो 7 तो एकदम साफ तरीके से उन्होंने कैमरे पे आके कह दिया है कि उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को वोट किया है, जिसमें से मुख्य हैं उनके जो मनोज पांडे, जो उनके कद्दावर नेता उनके पार्टी के हैं, चीफ विप के पोजीशन पे विधानसभा में थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी है। अभय सिंह, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, जो महाराजी प्रजापति है, गायत्री प्रजापति की पत्नी, वो आज वोटिंग करने के लिए
ये नहीं आई है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है। और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि एक बड़ी डील हुई है, बड़ा लाभ उनके विधायकों को दिया जा रहा है और इसी वजह से इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। और पार्टी का कैडर ये चाहता है कि इन पर पार्टी बड़ी कार्रवाई करे, इन जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। तो जाहिर तौर पे अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है। तो दूसरी तरफ प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है कि उनके विधायकों को खरीदा गया है। तो वहीं शिवपाल यादव भी इसी तरीके का आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये मान चुकी है, गिनती होने से ठीक पहले यानी 5 बजे से तो काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही ये मान चुकी है समाजवादी पार्टी कि उनके सभी उम्मीदवार में से मतलब 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, उसमें से 2 की जीत पक्की है, एक तीसरा उम्मीदवार उनका नहीं जीतेगा। तो वहीं बीजेपी के जितने भी बड़े कद्दावर नेता हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, तमाम ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि उनके सभी 8 के 8 राज्यसभा सांसद जीत रहे हैं और जीतकर वो दिल्ली जाएंगे। जैसे ही समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद बागी विधायक विधानसभा के सचिवालय में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए हैं। जी शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने छात्राओं से शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं से शिक्षा, हक और अभिव्यक्ति जैसे मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान छात्राओं ने राहुल गांधी से हिजाब को लेकर कई सवाल किए। इस पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं जो पहनना चाहती हैं वो खुद तय करें, उन्हें अपने पसंद के कपड़े पहनने का पूरा अधिकार है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी उत्तर प्रदेश में है और 20 मार्च को मुंबई में इस यात्रा का समापन होगा। सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। तो लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं। चुनाव में किसको वोट देंगे मुसलमान और मुस्लिम फैक्टर का क्या है चुनावी गणित? आज आवाज अड्डा में इस पर होगी बड़ी चर्चा। चुनावी गणित में मुस्लिम फैक्टर, आज का आवाज अड्डा 7:57 पर। चलिए अब आज के बाजार का अपडेट आपको दे देते हैं। आज पूरे दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा, लेकिन आखिर में मार्केट हरे निशान पर बंद हुए। निफ्टी 100 अंक तो वहीं बैंक निफ्टी करीब 290 अंक नीचे से सुधर कर बंद हुआ। कल की तेज गिरावट के बाद आज आईटी और रियल्टी शेयरों में रिकवरी देखने को मिली। वहीं पीएसयू बैंक शेयरों में आज हल्का दबाव रहा। एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सुंथलिया का कहना है कि रियल्टी स्पेस तेजी से आगे जारी रह सकती है। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे और डिफेंस थीम में अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। देखिए, पूरे रियल एस्टेट में ही काफी तेजी आई है। इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड जो भी नोन नेम्स हैं, और ना भी यही है कि साइकिल लंबे समय तक चलेगा, मे बी 7-8 साल चलेगा। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अभी भी काफी रीजनेबली वैल्यूड है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, वेदर बैंक्स हो या डिफेंस कंपनी, काफी कुछ रिटर्न बन गया है, बट फिर भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। सो और आगे जाके रेलवेज, डिफेंस, ये सब में पैसे बनेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने ब्याज और डिविडेंड से होने वाली आमदनी में बड़े पैमाने पर मिसमैच पकड़ा है। अगर आपने भी ब्याज और डिविडेंड की आय कम दिखाई है तो पोर्टल पर जाकर आप नाम चेक कर सकते हैं, और अगर आपका नाम वहां है तो आप क्या करें ये जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, पूरा मामला क्या है और अगर किसी का नाम है तो वो क्या करे, चेक कैसे करे, प्लीज ये सारी बातें हमें बताइए। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बड़ी संख्या में ऐसे मामले पकड़ में आए हैं जहां टैक्स पेयर्स ने ब्याज और डिविडेंड से होने वाली आमदनी जो रिटर्न में दिखाई है, दरअसल थर्ड पार्टी से मिलने वाली जानकारी के मुकाबले वो जानकारी कम है। यानी थर्ड पार्टी या कहें बैंक से जो जानकारी मिली है किसी टैक्स पेयर्स के बारे में कि उनको कितनी आमदनी ब्याज और डिविडेंड से हुई है, उस रकम की मैचिंग की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न में दी गई जानकारी। तो ये पाया गया
टैक्स पेयर्स ने रिटर्न में जो दिखाया ब्याज और डिविडेंड से होने वाली आमदनी वो कम है, जबकि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आमदनी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये पूरा जो कवायद है 2 कारोबारी साल के लिए किया गया, कारोबारी साल 21-22 और 22-23, और जितने भी मामले मिसमैच सामने आए हैं उन सबको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ईमेल भेजा है, एसएमएस किया है। तो आप चेक कर लीजिए आपके पास क्या ईमेल आया है क्या, या फिर एसएमएस आया है क्या, या फिर बेहतर ये होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए ई वेरिफिकेशन स्कीम शुरू की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई पोर्टल पर जाएं, अपना नाम देखें, आपका नाम है क्या, अगर नाम है तब फिर आप सतर्क हो जाइए, आपको उसको सुधारने की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे सुधारे, रास्ता क्या है, चलिए जानते हैं अपने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी से। कोहली जी, किसी का नाम अगर इस पोर्टल में दिख जाए मिसमैच वाले कॉलम में, या फिर किसी के पास एसएमएस आया हो, ईमेल आया हो मिसमैच का, तो उसे क्या करना चाहिए? अपने पोर्टल पर जाएं, पोर्टल पे रजिस्टर ऑलरेडी होंगे जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं, वहां पर जाएं, वहां पर ई वेरिफिकेशन की एक फंक्शनैलिटी है जो 2021 में बनाई गई थी। उस फंक्शनैलिटी में जाके आप इससे अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सहमत है या नहीं सहमत है। अगर नहीं सहमत है तो आप सेक्शन 139(8)(a जो कि 2-3 साल पहले लाया गया था अपडेटेड रिटर्न का, उसमें रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप अगर 2 साल पहले की है तो आपको 50% पेनल्टी अब उस पर देनी पड़ेगी, यानी कि जो टैक्स बनता है उससे 50% ऊपर आपको जमा करना पड़ेगा। अगर 1 साल पुराना मैटर है, मतलब 22-23 फाइनेंशियल ईयर का है, तो आपको 25% जमा करना पड़ेगा। आप अपनी 139(8)(a में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन आयकर की गलत है तो आप वहां जाके डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाके एक बार पोर्टल पे अपना नाम चेक कीजिए, अपना इनबॉक्स चेक कीजिए, क्या कोई मेल इनकम टैक्स विभाग की तरफ से है, और अगर है तो फिर आपको देखना होगा कि आपकी तरफ क्या देनदारी या बकाया बनता है, जहां तक डिविडेंड और ब्याज से होने वाली आमदनी की बात है। इधर सरकार जल्द बताएगी कि मुफ्त राशन और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं से जनता को कितना फायदा हुआ है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय इसका आकलन करने में जुट गया है। पूरी खबर जानने के लिए अब चलेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास एक बार फिर से। लक्ष्मण, वित्त मंत्रालय किन योजनाओं का आकलन कर रहा है और इसका मकसद क्या है? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार कल्याणकारी योजनाओं के असर की समीक्षा कर रही है। और जब हम कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस है मुफ्त अनाज देने वाली योजना, जिसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नाम दिया गया है। इसके तहत अगले 5 साल तक सरकार मुफ्त अनाज देने का फैसला लिया है गरीबों को, जिस पर करीब 11,80,000 करोड़ रुपए खर्च होगी। अब सरकार का कहना यह है कि यह देखने की कोशिश की जाए कि आखिर इतनी मोटी रकम खर्च करने के बाद लोगों के जीवन स्तर पर कितना असर पड़ रहा है, जिनको मुफ्त राशन दिया जा रहा है उनको कितना फायदा हुआ है, पैसे बचते हैं मुफ्त राशन मिलने की वजह से, उस पैसे का खर्च कहां किया जा रहा है। तो ये सारे अलग अलग पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। ये समीक्षा कर रहा है वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, और इस समीक्षा के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में और किस तरीके के कल्याणकारी योजनाएं बनाने की जरूरत है, मौजूदा योजनाओं में क्या फेरबदल किए जाने की जरूरत है। और सिर्फ गरीब कल्याण योजना ही नहीं, इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कई सारी योजनाएं चल रही हैं जिस पे भारी भरकम सब्सिडी जाती है, तो उसका भी आकलन किया जा रहा है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों के जीवन स्तर का पता चल पाएगा, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोगों को इसका पता चल पाएगा, जीवन स्तर में किस तरह सुधार हो रहा है इसका पता चल पाएगा। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। और यहाँ पर वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए कई और अहम और जरूरी खबरें। समाचार अब कुछ और खबरें। स्कोडा ऑटो जल्द ही एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने वाली है जो मेड इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया होगी। हालांकि इस कार के नाम का अभी खुलासा नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इस कार में कुशाक की तरह 2 इंजन ऑप्शन होंगे, 1 और 1.5 लीटर का। स्कोडा की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी का मुकाबला हुंडई की वेन्यू, किया सोनेट, मारुति की ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन से होगा। स्कोडा की कॉम्पैक्ट एसयूवी में और क्या कुछ खास होगा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार संजय। स्कोडा ऑटो जल्द ही एक छोटी एसयूवी, जी हाँ कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने वाली है। इसका नाम का कोई भी अनाउंस नहीं हुआ, ना ही ये अनाउंस हुआ है कि इसमें क्या इंजन होगा, इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी और कब लॉन्च होगी। लेकिन मैं बता दूं, कंपनी का ये कहना है कि वो इसी साल सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में उतरने वाली है और इसका सीधा मुकाबला जो मारुति की ब्रेजा, हुंडई की वेन्यू, किया की सोनेट और टाटा की नेक्सन से होगा। और माना जा रहा है क्योंकि कंपनी के पास 2 इंजन ऑप्शन हैं, 1 लीटर और 1.5 लीटर, तो हो सकता है कंपनी दोनों इंजन ऑप्शन इसमें दे।
कंपनी का कहना है कि मेड इंडिया कार होगी और मेड फॉर इंडिया होगी, यानी कंपनी इसे यहीं पे बनाएगी और ये भारतीय मार्केट के लिए होगा। और कंपनी ये कहना है कि जो सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट का जो मार्केट है वो करीब 65% है और इसी सेगमेंट में कंपनी अभी तक है नहीं और अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी के बाद इस सेगमेंट में अपनी पकड़ को बनाने वाली है। और कंपनी का कहना है कि जिस प्लेटफॉर्म पर कुशाक, जिस प्लेटफॉर्म पर स्लाविया है, उसी प्लेटफॉर्म पर एक छोटी एसयूवी आएगी, यानी MQB प्लेटफॉर्म पर। अब देखना होगा कि कंपनी इसकी प्राइसिंग और इसमें क्या इंजन ऑप्शन लेकर आएगी। हाल में जेरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने बताया कि उन्होंने करीब 1.5 महीने पहले हल्का स्ट्रोक उन्हें आया था। अब वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन 44 साल के फिट एंड फाइन नितिन को स्ट्रोक क्यों आया, इसी पर आज करेंगे चर्चा। आवाज अड्डा में जवानी में स्ट्रोक कैसे लगे रोक, आज का माफ कीजिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर जरूर देखिएगा।